अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपना हरमुज़ के हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए MOU के मुताबिक इस अहम समंदरी रास्ते को मरहलावार तरीके से दोबारा मुकम्मल सलाहियत के साथ बहाल किया जा रहा है। अगर कोई मुल्क या इदारा इस निज़ाम में मुदाखलत करने या कोई अलग निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करता है तो इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी और आबी रास्ते को मामूल के मुताबिक खोलने के अमल में ताख़ीर होगी। बगदाद के दौरे के दौरान इराक़ची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत-ए-हाल में लाने का काम अगले 30 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे अमल की निगरानी ईरान करेगा और रास्ते में मौजूद सिक्योरिटी रुकावटों को भी ईरान ही दूर करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फिलहाल जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने और व्यूज हासिल करने की रेस में कई बार इन्फ्लुएंसर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपने वीडियोस में वो किसी भी मुल्क के कानून, वहां की पुलिस या लोगों का खुलेआम मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन कई बार यही शौक इन लोगों को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से सीधा जेल का रास्ता खुल जाता है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक मशहूर खातून इन्फ्लुएंसर को किसी दूसरे मुल्क के तौर तरीकों की बुराई करना इतना भारी पड़ गया कि इसे सीधा 1 साल की जेल हो गई। 30 साल इस खातून का नाम यास नोबोले है, जो एक फ्रांसीसी अल्जेरिया कंटेंट क्रिएटर है। यास को मराकश के बॉर्डर हुकाम ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी फ्लाइट पकड़कर वापस फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी। यास पेशे के लिहाज से एक ब्यूटी और फैशन ब्लॉगर है जो अपना खुद का स्किन केयर ब्रांड भी चलाती है। बताया जाता है कि यास सिर्फ 3 दिनों के लिए मराकश के शहर मराकश घूमने आई थी, जो अपनी तारीखी इमारतों और शानदार तारीख के लिए मशहूर है। लेकिन वहां बनाई गई एक छोटी सी वीडियो रील ने इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और वो सीधा जेल पहुंच गई। पासदारान इनकलाब ने आज इतवार को अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखी तो जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपना हॉर्मुज़ को ईरान की रास्त निगरानी के बगैर दोबारा खोलने की कोशिशों ने खित्ते में जारी कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। अमेरिकी बहरिया की निगरानी में काम करने वाले एक कसीरुल कौमी बहरी इदारे ने आज ऐलान किया था कि ओमान के करीब बहरी रास्तों को वुसअत दी जाएगी ताकि आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मुमकिन बनाई जा सके। इस इक़दाम के बाद तेहरान और मगरबी ममालिक के दरमियान एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग के खात्मे के बाद अपने हॉर्मुज़ का इंतजाम सिर्फ इसी के हाथ में होना चाहिए। खलीज फारस के दहाने पर वाक़ई ये तंग बहरी गुज़रगाह कभी दुनिया की तकरीबन 20% तेल और कुदरती गैस की तरसील का अहम रास्ता रही है। ताहम आलमी बरादरी तवील अरसे से अपना हॉर्मुज़ को एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह तस्वुर करती है। अगरचे ये ईरान और ओमान की इलाकाई समंदरी हुदूद में वाक़ है। हालिया दिनों में ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता बहरी रास्ते पर 2 मरतबा बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारत के हवाबाजी के हुकाम ने तेहरान दुबई रूट पर परवाजें दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। दोनों ममालिक के दरमियान 1 जुलाई से यह सर्विस दोबारा बहाल हो सकती है। ईरानी खबरसां NC आसना ने बताया कि ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान माजिद अखवान ने बताया कि दोनों ममालिक के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने तेहरान से दुबई के लिए परवाजें बहाल करने की मंजूरी दे दी है। काबिल जिक्र है कि ईरान के हवाबाजी के हुकाम ने जून के आगाज में मुल्क के मगरबी हिस्से की फिजाई हुदूद को बंद कर दिया था। इस फैसले के पीछे इजराइल के साथ बढ़ता हुआ तनाव था। इसके बाद ईरान ने गुज़िश्ता मंगल को मुल्क के मगरबी हिस्से में फिजाई सफर बहाल करने का फैसला किया। ईरान और अमेरिका ने 18 जून की रात वर्चुअल एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान 28 फरवरी से शुरू हुए फौजी तनाज़े को खत्म करना है। इस मुआहदे में अमेरिका की समंदरी नाकाबंदी हटाने और ईरान के अपने हॉर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की टाइमलाइन भी तय की गई है। व्हाइट हाउस की लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग के हवाले से बढ़ती हुई तब्दीली के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते के बहुत से लोगों को हैरान करते हुए एक मुतबादिल तजवीज़ पेश की है कि इजराइल के बजाय शाम को ईरान की हिमायत याफ्ता इस मुसल्लह तंजीम के खिलाफ लड़ने दिया जाए। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल कबल शाम के आमिर सदर बशारुल असद का तख्ता उलटकर बरसर इख्तिदार आने वाली जंग जो और इस्लाम पसंद हुकूमत इजरायली फौज के मुकाबले में हिजबुल्लाह का बेहतर तरीके से खात्मा कर सकती है। शामी सदर अहमद शरा ने कहा है कि वो ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रंप के बयानात को गलत समझा गया है। ताहम ट्रंप अपने इस ख्याल पर कायम है। ये अगरचे वाज़ेह नहीं कि व्हाइट हाउस इस तजवीज़ पर अमल करने में किस हद तक संजीदा है, लेकिन शाम की मुमकिना मुदाखलत के इम्कान ने लेबनान के अलावा इजराइल में भी तशवीश पैदा कर दी है। जो अहमद शरा की इस्लाम पसंद हुकूमत को शक की निगाह से देखता है
اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جنوبی شام کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر چکا ہے۔ کویت اور بحرین نے اپنی سرزمین کو نشانہ بنانے والے حالیہ ایرانی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان واقعات کو اپنی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ عرب نیوز کے مطابق کویت کی وزارت خارجہ نے آج اتوار کے روز جاری کردہ ایک بیان میں ریاست کویت کے خلاف بار بار کی جانے والی گھنونی ایرانی جارحیت کی شدید ترین مذمت کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حالیہ حملہ الگ صبح ہوا جو کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کی سلامتی و استحکام اور شہریوں و مقیم افراد کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سرئی خلاف ورزی ہے اور مسلسل جارحیت کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاری علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری جانب بحرین نے بھی ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر مملکت کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بحرین کے مطابق یہ ایک خطرناک اضافہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ تہران کے اقدامات کوئی الگ تھلگ یا حادثاتی واقعہ نہیں بلکہ مملکت کی خود مختاری اور شہریوں کی سلامتی کے خلاف ایک دانستہ پالیسی اور منظم طریقہ کار ہے۔ قطر نے بھی ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خطے کو ان غیر منصفانہ حملوں کے نتائج سے بچانے، مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی میں کمی کے راستے پر گامزن رہنے پر زور دیا تاکہ مفاہمت کی یادداشت کے فریم ورک کے تحت حاصل ہونے والی کامیابیوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اردن نے کویت اور بحرین پر ہوئے حملوں کو خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ مصر نے بھی ایرانی ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے آئندہ انتخابات کے بعد ایک وسیع تر اتحاد بنانے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے اور خود کو انتہائی دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں سے واضح طور پر دور کر لیا ہے۔ نتنیاہو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ قومی انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بنیامین نتنیاہو نے ایک ٹیلی ویژن بریفنگ میں اپنی سیاسی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، میرا ارادہ ایک وسیع قومی حکومت قائم کرنے کا ہے، دائیں بازو کی حکومت نہیں، بائیں بازو کی حکومت نہیں جو عرب جماعتوں پر انحصار کرتی ہو، بلکہ ایک وسیع قومی حکومت، کیونکہ میرے خیال میں صرف اسی طریقے سے ہم اندرونی معاہدوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ نتنیاہو کے یہ ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حالیہ سروے رپورٹس میں وہ بری حالت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ نتنیاہو کا موجودہ اتحاد اس تلخ تنازع کی وجہ سے بھی ہل کر رہ گیا ہے کہ آیا شدید مذہبی یہودی مردوں کو فوج میں خدمات انجام دینے چاہیے یا نہیں۔ نتنیاہو نے کہا کہ جس حکومت کا وہ تصور کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے وسیع تر علاقائی عزائم کو پورا کرنے میں مدد کرے گی۔ اسرائیل نے غزہ میں بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملوں میں 3 فلسطینیوں کو شہید اور 25 دیگر کو زخمی کر دیا ہے، جبکہ تل ابیب مسلسل جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ طبی ذرائع نے اناطولیہ ایجنسی کو بتایا کہ جنوبی غزہ میں خان یونس کے مغرب میں بے گھر افراد کے 2 خیموں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں میں ایک 15 سالہ فلسطینی لڑکی اسلام ابو شمالہ اور ان کا 35 سالہ بھائی عبداللہ شہید ہو گئے، جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خان یونس کے مغرب میں واقع المواسی علاقے میں رونی اسٹریٹ کے داخلے کے قریب الرشید اسٹریٹ پر ایک اسرائیلی ڈرون نے لگاتار 2 خیموں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس حملے نے دونوں خیموں کو تباہ کر دیا، قریبی پناہ گاہوں کو نقصان پہنچا اور علاقے میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ آج اتوار کے روز سعودی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر راست تنورہ میں حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سعودی سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے۔ سعودی وزارت توانائی کے ایک ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ آج اتوار کو مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سعودی آرامکو کا ہیلی کاپٹر راست تنورہ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس افسوسناک حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 مسافر جان کی بازی ہار گئے اور مرنے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق نے وزارت کے ڈیٹا سینٹر کی مکمل طور پر کلاؤڈ پر منتقلی کا افتتاح انجام دیا۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جانب 100% منتقلی مکمل ہو گئی۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق ڈیٹا سینٹر وزارت حج و عمرے کا معلوماتی مرکز کی 100% کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے وزارت کی تکنیکی تیاری مضبوط ہوگی، ڈیجیٹل خدمات کی کارکردگی بہتر ہوگی، جس سے حج کا تجربہ مزید ہموار بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو آگے بڑھاتی ہے، جس کا مقصد ایک جدید ڈیجیٹل نظام تشکیل دینا ہے جو زائرین کے لیے خدمات کو بہتر بنائے۔ ڈاکٹر توفیق نے بتایا کہ عازمین حج اور عمرہ زائرین کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنے کے لیے جدید ڈیجیٹل نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ حج و عمرہ ڈیٹا سینٹر 2002 میں قائم کیا گیا تھا۔ گزشتہ 24 سالوں سے یہ وزارت کی تمام ڈیجیٹل خدمات کی تکنیکی بنیاد کے طور پر کام کر رہا ہے۔
सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। आपने हरमुज़ में सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को दरपेश खतरात की भी मजम्मत की। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि इस तरह के हमलों से खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचता है। बयान में सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन के साथ यकजहती का इज़हार किया। दोनों मुल्कों की खुदमुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात की सपोर्ट का इआदा किया। वज़ीर के ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी सरज़मीन पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में वाक़ अमरीकी फ़ौजी तंसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों के लिए जदीद कूलिंग सिस्टम कारगर कर दिया गया, जो 24 घंटे मुसलसिल काम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद नबवी में ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए जदीद कूलिंग सिस्टम कारगर किया गया। इस सिस्टम की मजमूई सलाहियत 19,300 रेफ्रिजरेशन टन से जायद है। दुनिया का यह जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम 24 घंटे मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रहा है। हरमैन शरीफीन जनरल अथॉरिटी के मुताबिक कूलिंग का यह जदीद सिस्टम 98,700 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों और सुतूनों के नीचे नस्ब खुसूसी निज़ाम के जरिए ठंडक पहुंचाता है। बांग्लादेश की मफरूर साबिक रहनुमा शेख हसीना ने आज इतवार को शाये एक इंटरव्यू में कहा कि वो रवां साल अपने मुल्क वापस आएंगी। हालांकि चंद माह कबल इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गैर हाजिरी में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक 78 साल शेख हसीना अगस्त 2024 में उस वक्त पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान फरार हो गई थी, जब तलबा की क़यादत में चले एक तहरीक ने इनके 15 साल पर मुहित सख्त गैर दौर इख्तिदार का खात्मा कर दिया था। वो इसके बाद से जनवरी के सिवा अवामी सतह पर नजर नहीं आई, जब उन्होंने नई दिल्ली के एक पुरहुजूम प्रेस क्लब में एक गैर मामूली तकरीर की थी। शेख हसीना ने इंडियन नशरियाती इदारे NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो मौत से नहीं डरती और इनके खिलाफ एक गैर कानूनी, गैर आईनी और सियासी फैसला दिया गया। शेख हसीना ने कहा कि मेरे खिलाफ कई साजिशें की गई, लेकिन मैं हर बार इन साजिशों को बेनकाब बनाते हुए अवाम के वोट से 5 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई और यूं मैंने अपने मुल्क की बेमिसाल तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर रुकावट और हर साजिश को अबूर करते हुए इस साल अपने मुल्क वापस आऊंगी। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मशरक़ी अफ्रीका के जज़ीरे नुमा मुल्क सेशल्स के सरकारी दौरे के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में गैर मामूली क़यादत के इतराफ़ में सेशल्स के आला तरीन कौमी एज़ाज़ गार्डियन ऑफ द ब्लू ऑनर से नवाजा गया। ये एज़ाज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की माहौल दोस्त सोच, पायदार तरक्की के फ़रोग़ और सब्ज़ मुस्तक़बिल के लिए इनके देरीना विजन और मुसलसिल कोशिशों के इतराफ़ में दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह एज़ाज़ मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सरगर्म अमल, तमाम ममालिक और आने वाली नस्लों के लिए आलमी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका कोशिशों के नाम कर दिया।